हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पहला अध्याय जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। परिभाषा होती है जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणधर्मों वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखें तो हाइड्रोजन H2 और ऑक्सीजन O मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। तब जब दो पदार्थ, ठीक है, किसी एक पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ जैसे हाइड्रोजन किसी अन्य पदार्थ ऑक्सीजन से मिलकर तीसरा नया पदार्थ जिसके रासायनिक गुणधर्म क्या अलग है, वो क्या बनाया? जल बनाया। क्या बनाया? जल, H2O। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल होता है? जैसे रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब जैसे रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और होने के बाद उत्पाद में रंग में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। और तापमान में परिवर्तन हो सकता है, मतलब होने से पहले और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद में तापमान अधिक या कम हो सकता है। इसी प्रकार गैसों का उत्सर्जन होता है। और अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब जैसे यदि कोई पदार्थ अभिकारक मतलब ठोस अवस्था में है और अभिक्रिया होने के बाद में गैसीय अवस्था या द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। जैसे ये उदाहरण ही देख लो, हाइड्रोजन किस फॉर्म में? गैस में, और ऑक्सीजन भी गैस में, परंतु उन दोनों ने मिलकर जल बनाया जो किस फॉर्म में? लिक्विड में, द्रव अवस्था में। किस में? इसलिए अवस्था में भी परिवर्तन आता है। अब है दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं जो अपने दैनिक जीवन में साधारणतः होती रहती है। जैसे भोजन का पकना। भोजन का पकना क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे श्वसन, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ होते हैं, जैसे एक तो होता है अभिकारक और एक होता है उत्पाद। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब अभिकारक के बिना रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और उत्पाद उन्हें कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण विभिन्न अभिकारकों के मिलने के स्वरूप होता है। मतलब जब अभिकारक आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? उत्पाद बनेगा। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, H2 और Cl2, ये दोनों क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। ये दोनों मिलकर अभिक्रिया करके जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो प्राप्त होगा उत्पाद, वो क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। ये क्या है? उत्पाद है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन तो क्या हो गई? अभिकारक हो गया, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या हो गया? उत्पाद हो गया। अब बच्चों पढ़ेंगे अपन रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण उन्हें कहते हैं जैसे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे रासायनिक समीकरण में अभिकारकों या उत्पादों के प्रतीकों अर्थात सूत्र में उपयोग किया जाता है, क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दर्शाने के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं। क्योंकि अभी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने पर बड़ी जगह घेरती है। जैसे अपन लिख लेते हैं कि क्रियाकलाप 1.1 किताब में जो दे रखा है उसमें देखो, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन का अर्थ होता है जलना। क्या होता है? जलना। मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का जलना होता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ये होगी एक रासायनिक अभिक्रिया। अतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का विवरण लिखने में बहुत लंबा हो जाता है। क्या होता है? बहुत लंबा विवरण हो जाता है। इसीलिए इसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। जैसे है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। क्या? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिले, ये क्या हो गई? अभिकारक हो गई। क्या हो गई? अभिकारक। दोनों ने अभिक्रिया की तो उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको कैसे लिख दिया? रासायनिक समीकरण को संक्षिप्त रूप में ऐसे लिख सकते हैं। इसमें अभिकारक तो क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दो साइड होती है। क्या होती है? दो साइड। एक तो होती है लेफ्ट हैंड साइड LHS, और एक होती है राइट हैंड साइड RHH। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है? इस बाईं ओर अभिकारकों के बीच में योग का चिन्ह मतलब प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। जैसे ये लिखा, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। क्या? लेफ्ट हैंड साइड। एक होती है राइट हैंड साइड जो क्या होती है? दाईं तरफ होती है, जो उत्पादों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। जब एक से अधिक उत्पाद प्राप्त होते हैं तो उसमें बीच में क्या लगा दिया जाता है? प्लस का निशान लगा दिया। और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक व उत्पाद के बीच में किसका निशान लगाया जाता है?
तीर का निशान लगाया जाता है। किसका लगाया जाता है? तीर का निशान लगाया जाता है, क्योंकि तीर का सिरा हमेशा इसमें क्या होता है? उत्पाद की तरफ होता है। किस तरफ होता है? उत्पाद की तरफ, ऐसे, ठीक है। इधर आ जाएगा उत्पाद, और ये हो गया अभिकारक, क्या? अभिकारक, ठीक है। और अब आगे का टॉपिक है अपने रासायनिक समीकरण लिखना। अभी तक तो अब संक्षिप्त रूप में रासायनिक अभिक्रिया को लिखा था, अब उसको समीकरण को कैसे लिखते हैं। किसी रासायनिक समीकरण को लिखने की सबसे संक्षिप्त विधि क्या है? रासायनिक समीकरण लिखना, ठीक है ना। क्योंकि अपने पूरे फुल जगह घिरी हुई थी जब रासायनिक अभिक्रिया को लिखा था। उसके बाद में नॉर्मल थोड़ा साइज में कम लिखा, जैसे ये हिंदी में लिखा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो संक्षिप्त होगी। उस इससे भी संक्षिप्त में समीकरण के रूप में दर्शाते हैं, तो उसको कैसे लिखे? जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। ये दोनों मिले अभिकारक, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है। तो यहाँ क्या है? मैग्नीशियम किस फॉर्म में? ठोस अवस्था में, सॉलिड किस में है? ठोस अवस्था में। ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में, किस में? गैसीय अवस्था में। दोनों मिलकर जो उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया MgO, वो किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। तो विभिन्न अभिकारकों की अवस्थाएं होती है, जैसे ये है S सॉलिड, जो क्या है? ठोस अवस्था, क्या है? ठोस अवस्था है। L मतलब लिक्विड, द्रव अवस्था। AQ एक्वाइज, जलीय अवस्था। G मतलब गैसीय अवस्था। ये तो हो गया रासायनिक समीकरण लिखना। अब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, क्या करना? संतुलित कैसे करते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना, मतलब जब तक संतुलित नहीं होगा तब तक रासायनिक समीकरण सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये है Ap प्लस H2O, और दोनों ने अभी दो अभिकारक मिलकर क्या बनाया? Ap3O4 फेरस ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए अपन परमाणुओं की संख्या का गिनेंगे, परमाणुओं की संख्याओं को। जैसे अभिकारकों में क्या क्या है पदार्थ? जैसे फेरस है Fe, ठीक है, हाइड्रोजन है, और एक क्या है? ऑक्सीजन। ये तो तीन तत्व है, क्या है? तीन तत्व है जो अभिकारक में भी है और उत्पाद में भी है। यहाँ लिख रखी है अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या। जैसे अभिकारकों में कितनी है? फेरस कितना है? एक है। कितना है? एक। हाइड्रोजन के कितने हैं? दो, ये दो लिख दिए। और ऑक्सीजन के कितने हैं परमाणु? एक। अब उत्पाद में देखिए, उत्पाद में फेरस के कितने हैं? फेरस के है तीन। कितने? तीन। ऑक्सीजन के कितने हैं? ऑक्सीजन के चार, तो ये हो गए चार। कितने हो गए? चार। और हाइड्रोजन के कितने हैं? दो, तो ये हो गए दो, ठीक है। अब इसको संतुलित करना। संतुलित का अर्थ क्या है? कि जितने परमाणु की संख्या अभिकारकों में उतनी की उतनी उत्पाद के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए अपन क्या करेंगे? सर्वप्रथम समीकरण के पहले समीकरण लिख देंगे। जैसे मैंने लिख देता हूँ मैं Fe प्लस H2O, ये मिलकर बना देता है Fe3O4 प्लस H2O। ये तो जो समीकरण ऊपर लिखा हुआ है वह का वही है। अब इसको संतुलित करना। संतुलित करने का अर्थ है कि अभी कारकों के अंदर फेरस कितना है? एक है। कितना है? एक है। कितना? एक। और उत्पाद में कितने हैं? तीन। तो इसलिए अपन इसको बराबर करने के लिए एक को किससे गुणा करेंगे? तीन से गुणा करेंगे। किससे? तीन। तो फेरस के अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या तीन हो जाएगी और उत्पाद में भी तीन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको तीन को दर्शाएंगे कैसे? तो इसके लिए पहले तो लगाएंगे बड़ा कोष्टक लगाएंगे सबके चारों ओर। ये लगा दिया, ये लगा दिया, और इसके भी ये। अब इस फेरस के तीन जो अभिकारकों में संख्या है वो इसके आगे दर्शा देंगे। दर्शा दी। अब हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं? इससे देखने से पहले हाइड्रोजन के देख लेते हैं। अभिकारकों में कितने हैं? दो।
कितने हैं? 2। और उत्पाद में भी कितने हैं? 2। अब देखते हैं आगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी है? 1 है। कितनी? 1। और उत्पाद में कितनी है? 4 है। इसको बराबर करना है। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे कि अभिकारक में जो परमाणु की संख्या 1 है उसको किससे गुणा करेंगे? 4 से करेंगे। किससे करेंगे? 4 से। तो ऑक्सीजन की अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस 4 को दर्शाने के लिए हम यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ जो गुणा किया तो यहाँ कितने हो गए? ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, परंतु हाइड्रोजन के ये 4 लिखने से कितने हो गए? क्योंकि H2 पहले से था और हाइड्रोजन 4 आगे लिख दिया तो कितने हो गए? हाइड्रोजन के 8 हो गए। कितने? 8। परंतु यहाँ तो 8 हो गए, परंतु यहाँ पर उत्पाद के अंदर कितने हैं? 2 है। कितने? 2। इसीलिए इसको बराबर करने के लिए इन 2 को किससे गुणा करेंगे? आगे जो 4 लिखा है उससे गुणा कर देंगे। किससे? 4 से। तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने? 8 हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर 4 आएगा। क्या आएगा? 4। अब देखो इसको व्यवस्थित लिख देते हैं, जैसे 3Fe जो किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। किसमें? सॉलिड अवस्था। बाद में 4H2O दोनों मिलकर बनाते हैं Fe3O4 कोष्टक बंद, और ये हो गया 4 कोष्टक बंद H2O। ये एक हो गया संतुलित समीकरण, क्योंकि यहाँ पर Fe के कितने हैं? 3 हैं, तो यहाँ भी 3 है। यहाँ हाइड्रोजन के कितने हैं? H2 और आगे 4 लिखा हुआ 8 है, तो यहाँ भी H2 और 4 आगे लिखा हुआ है। कितने हो गए? 4 दूनी 8। और ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 है। यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। इसलिए ये क्या हो गया? संतुलित समीकरण हो गया। क्या हो गया? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण हो गया। इस संतुलित समीकरण को करने की इस विधि को क्या कहते हैं? संतुलित करने की इस विधि को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपने को। अब बच्चों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसमें बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। मतलब कि द्रव्यमान को न तो बना सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पहले अर्थात अभिकारक और उसके बाद मतलब उत्पाद में प्रत्येक पदार्थों की परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, जो अपने संतुलित समीकरण में अपने बराबर की थी। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा अभी तो रासायनिक अभिक्रियाओं किसे कहते हैं, उस रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं, उसको संतुलित कैसे करते हैं, उसके बारे में समझा। अब हम पढ़ेंगे आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें सर्वप्रथम पहली अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, सर्वप्रथम अपन संयोजन अभिक्रिया को देखते हैं। संयोजन का अर्थात संयोजन शब्द से पता लग जाता है कि संयोजन अभिक्रिया वह होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? नया पदार्थ बनाते हैं। अर्थात संयोजन हो रहा है, दोनों आपस में मिल रहे हैं। कोई भी 2 पदार्थ आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ A या B दोनों ही मिले आपस में और क्या उत्पाद के रूप में क्या बनाया? C बनाया। ठीक है, मतलब कोई भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर ले ले तो जैसे कोयले का दहन। किसका? कोयले का दहन। कोयले को किससे दर्शाते हैं? कार्बन। कार्बन को C से, जो किस अवस्था में? सॉलिड अवस्था में। और एक होता है ऑक्सीजन। मतलब कोयले का दहन किस में हो रहा है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, O2। दोनों मिले तो क्या हुआ? दहन हुआ तो क्या बनी? गैस। क्या बनी? गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, जो किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 कार्बन और ऑक्सीजन मिले और तीसरे के नए पदार्थ के रूप में क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे ही दूसरा उदाहरण ले ले, जैसे CaO। CaO का अर्थ मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बुझा हुआ चूना को यदि जल के साथ मिलाया जाए
मतलब बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाया जाए तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, मतलब बुझा हुआ चूना, और एक अन्य उत्पाद के रूप में उष्मा का निर्माण होगा। किसका होगा, उष्मा का निर्माण होगा। तो ये क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रकार है अभिक्रिया का नाम है, उसका नाम है वियोजन अर्थात अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब हो रहा था दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे थे और तीसरा नया पदार्थ बना रहे थे। वियोजन का अर्थ है मतलब वियोजन, अपघटन मतलब टूटना। तो वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अपन ने संयोजन के अंदर पढ़ा A+B मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक तीसरा नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई थी संयोजन अभिक्रिया। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एकल है, अभिकार्य कितना, एक है, दो या दो से अधिक नहीं है, सिर्फ क्या एक है। यही टूटकर दो या दो से अधिक क्या बनाता है, उत्पाद के रूप में नए पदार्थ बनाता है। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से संपन्न होती है, एक है उष्मीय वियोजन, एक है वैद्युत वियोजन और एक है प्रकाशीय वियोजन। इन तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे उदाहरण सहित। उसमें सबसे पहले है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या नाम है, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा है कि किसी अभिकारक का उष्मा, उष्मा अर्थात गर्मी द्वारा किया गया वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, उसको क्या मिली, उष्मा मिली। क्या मिली, उष्मा। तो क्या हो गया, CaO। CaO अर्थ का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब बिना बुझा चूना बनेगा और एक क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इससे आगे दूसरा प्रकार है, उसका नाम है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्या है, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा है कि जब किसी अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित होने, क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजन। मतलब यहाँ तो उष्मा दे रहे थे और यहाँ क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन ले, जैसे 2H2O, 2H2O, तो ये क्या है, जल है, जल के अंदर क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो 2H2 मतलब हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु आपस में क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, मतलब वियोजन अर्थात अपघटन हो जाएगा। तीसरा प्रकार है वो है प्रकाशीय अभिक्रिया। क्या नाम है, प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कहाँ होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। मतलब जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई यदि अभिक्रिया हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें देखो 2AgBr, ये क्या है, ठोस अवस्था में, क्या है, ठोस अवस्था में। तो सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं तो 2Ag मतलब सिल्वर जो ठोस अवस्था में रहेगा और एक ब्रोमाइड वो किस में हो जाएगा, गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। दोनों अलग अलग टुकड़े टुकड़ों में हो जाएंगे। तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस में किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। तो अपन ने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन, वियोजन के तीनों उदाहरण और तीनों प्रकार के बारे में पढ़ा। अब आगे है विस्थापन अभिक्रिया। क्या, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय पदार्थ, क्या, अधिक सक्रिय पदार्थ के द्वारा कम सक्रिय पदार्थ को विस्थापित कर दिया जाता है। अर्थात कम सक्रिय पदार्थ का स्थान यदि अधिक सक्रिय पदार्थ, मतलब यहाँ सक्रिय आएगा, क्या आएगा, सक्रिय, मतलब अधिक सक्रिय पदार्थ ले लेता है। मतलब ये सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं, ये रसायन के अंदर एक होती है सक्रियता श्रेणी होती है। क्या होती है, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी उसे कहते हैं कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त श्रेणी क्या कहलाएगी, सक्रियता श्रेणी। मतलब प्रत्येक धातु एक दूसरे से अधिक क्रियाशील है, क्या है, तो इसको घटते क्रम में, मतलब क्रियाशीलता को घटते क्रम के अंदर व्यवस्थित किया गया है। जिसका सूचना ये है, देखो कि लिथियम सर्वप्रथम सबसे अधिक सक्रिय कौन सा है, लिथियम है, क्या है, लिथियम। उसके बाद में क्या है, सोडियम। उससे कम सक्रिय है वो है पोटेशियम। उससे कम है कैल्शियम। उसके बाद में मैग्नीशियम। उसके बाद में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से कम है जिंक। जिंक से कम है फेरस। फेरस से कम है Pb अर्थात लेड। और उससे कम है हाइड्रोजन H। उससे कम है कॉपर, क्या, कॉपर। और कॉपर से कम है Hg अर्थात मरकरी। मरकरी से कम है सिल्वर Ag। और उससे कम सक्रिय पदार्थ है वो है सोना। और सबसे कम क्या है, प्लेटिनम Pt।
तो ये क्या है, सक्रियता श्रेणी। क्या है, सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में जैसे अब विस्थापन अभिक्रिया इसके आधार पर होगी, क्योंकि अपने परिभाषा में पढ़ा था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय पदार्थ के द्वारा कम सक्रिय पदार्थ को विस्थापित कर दिया जाता है, अर्थात कम सक्रिय पदार्थ का स्थान यदि अधिक सक्रिय पदार्थ ले लेता है तो वो अभिक्रिया कैसी कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर देखें तो देखो क्या है, फेरस किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, और कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, दोनों अभिकारकों ने मिलकर अभिक्रिया की तो उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त हुआ फेरस सल्फेट और कॉपर। क्योंकि सल्फेट यहाँ अभिकारक में तो किसके साथ था, किसके साथ था, सल्फेट के साथ था कॉपर, और यहाँ क्या है, कॉपर अलग है। तो इस कॉपर का स्थान किसने लिया, Fe ने लिया। किसने लिया, Fe ने। Fe ने कैसे लिया, क्योंकि FeCu अर्थात कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय क्या है, अधिक सक्रिय है। जैसे कि ये देखो कि फेरस कहाँ है, ये रहा, ठीक है, और कॉपर कहाँ है, ये। तो ऊपर कौन है, फेरस है। तो फेरस क्या है, कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय, क्या है, कॉपर की तुलना में अधिक सक्रिय, इसलिए फेरस ने कॉपर को अपनी जगह से हटाकर खुद आ गया, ठीक है। इसलिए उत्पाद के रूप में अपने को कॉपर सल्फेट की जगह क्या प्राप्त हुआ, फेरस सल्फेट प्राप्त हुआ। क्या हुआ, फेरस सल्फेट, और अन्य उत्पाद के रूप में कॉपर प्राप्त हुआ। वैसे ही जिंक और कॉपर सल्फेट दोनों आपस में मिले तो क्या हुआ, कॉपर को हटा दिया, क्योंकि जिंक मतलब कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय है, इसलिए जिंक सल्फेट उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ और कॉपर अन्य पदार्थ के रूप में प्राप्त हुआ। नोट, इस अभिक्रिया में कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है। मतलब यौगिक क्या होता है, तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक। जैसे ये दो तत्व मिलकर क्या बनाया था, कॉपर सल्फेट बनाया था। क्या बनाया, कॉपर सल्फेट। परंतु तीसरा एक अधिक सक्रिय पदार्थ आया, क्या आया, जिंक आया, जिंक। तो इसने क्या किया, इस यौगिक को तोड़कर, मतलब कॉपर सल्फेट को तोड़कर कॉपर को बाहर भेज दिया और खुद आ टपका, ठीक है। इसलिए इसका क्या लिखा है, इस अभिक्रिया में कोई एक तत्व दूसरे तत्व को यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है, ठीक है। ये तो होगी विस्थापन अभिक्रिया। अब है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थों के परमाणु या अणु या अन्य स्पीशीज परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में अपन ने देखा कि कोई भी दो अभिकारक, उसमें से एक मतलब कोई भी पदार्थ एक स्थान बदल लेता था, मतलब एक को हटाकर दूसरा आ जाता था। परंतु द्विविस्थापन में क्या है, कोई भी दो पदार्थ मतलब परमाणु परस्पर अपना क्या करते हैं, स्थान बदलते हैं। जैसे यहाँ AB दो अभिकारक है और एक ये C और D, चार हो गए। कितने हो गए, चार। चारों क्या करेंगे, आपस में स्थान बदल देंगे। जैसे C तो अपनी जगह रहेगा तो D की जगह क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, आ गया। और A अपनी जगह रहेगा और B के स्थान पर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। क्या आ जाएगा, D, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे तो आसानी रहेगी। जैसे ये Na, ये तो क्या है, A मतलब सोडियम, और B, ये दो तत्व तो ये हो गए। ये बेरियम तो ये हो गया C, और क्लोरीन ये हो गया D, ये, ठीक है। कितने हो गए, टोटल चार हो गए। ये आपस में अपना स्थान बदल लेंगे। जैसे C मतलब बेरियम की जगह, उत्पाद की जगह अपने को क्या दिख रहा है कि यहाँ क्या होना चाहिए, इसके हिसाब से B मतलब सल्फेट, तो ये देखो सल्फेट आ गया। तो क्या हो गया, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों मिले तो उत्पाद के रूप में क्या हुआ, बेरियम सल्फेट मिला। क्या हुआ, बेरियम सल्फेट। और AD, A की मतलब सोडियम है तो ये सोडियम, और D मतलब क्लोरीन, तो क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड दोनों मिले तो क्या हुआ, अपने को उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड के रूप में उत्पाद प्राप्त हुआ। अब आगे वाली अभिक्रिया का नाम है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। क्या है, उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। इन दोनों अभिक्रियाओं का आधार यह है कि चार प्रकार में बांटी गई। कितने प्रकार में, चार प्रकार। जैसे एक तो हो गया ऑक्सीजन के संयोजन व वियोजन के आधार पर, मतलब यदि अभी ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है तो उपचयन अभिक्रिया होगी, वियोजन हो रहा है तो क्या होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। इलेक्ट्रॉन के संयोजन व निष्कासन के आधार पर, यदि
सॉरी, हाइड्रोजन के संयोजन व निष्कासन के आधार पर। हाइड्रोजन का संयोजन होगा तो क्या हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी, निष्कासन होगा तो उपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। उस प्रकार इलेक्ट्रॉन के त्याग व ग्रहण के आधार पर दोनों अभिक्रिया होगी। तत्व के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि या कमी हो रही है तो यह अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, तो उसके पहले उपचयन अभिक्रिया देख लेते हैं, उसके बाद में क्या देखेंगे, अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया में परिभाषा है कि इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके 4 प्रकार के आधार पर अपने बांटा था, मतलब 4 आधार होते हैं इसके। पहला था ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, संयोजन हो। यदि ऑक्सीजन का संयोजन अर्थात योग हो रहा है तो क्या कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे यहाँ देखें अपन, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिले तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। वैसे ही देखो कैल्शियम, कैल्शियम के साथ में किसका संयोजन हो रहा है, ऑक्सीजन का, तब क्या बन रहा है, 2CaO। वैसे ही देखो मैग्नीशियम है और दूसरे पदार्थ के रूप में अपने को तत्व के रूप में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जब संयोजन हुआ तो क्या बन गया, 2MgO। जैसे ही जिंक के साथ में ऑक्सीजन का संयोजन हुआ तो जिंक ऑक्साइड 2ZnO प्राप्त हुआ। ठीक है, यह तो हो गया पहला आधार। दूसरा था कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन। मतलब ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा था और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन, मतलब निकासी। ठीक है, जैसे ये देख लो H2H या H2H। ठीक है, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और सल्फर प्राप्त होगा। मतलब हाइड्रोजन अलग हो रहा है और सल्फर अलग हो रहा है, मतलब उत्पादों का क्या हो रहा है, अपघटन हो रहा है, वियोजन हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, इसको गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग निकलेगी और आयोडाइड अलग निकलेगा। वैसे ही तीसरा प्रकार दबा था इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। क्या होता है, उपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, त्याग होता है। जब किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो इस पर क्या आवेश होता है, पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो कैसे नेगेटिव लगता है। क्या लगता है, नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन खुद पर कैसा आवास होता है, ऋणावेश होता है। क्या होता है, ऋणावेश होता है। जैसे ये देख लो सोडियम के साथ में Na++ का अर्थ क्या हुआ है, त्याग किया। क्या किया, त्याग। और आगे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। जैसे Mg, तो यहाँ कितने लिख दिए, +2 का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ। कितने का, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। वैसे ही चौथा D, वो क्या है, किसके आधार पर है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। यदि ऑक्सीकरण के अंक में वृद्धि हो रही है तो वो कैसी अभिक्रिया कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे 2NaCl2, इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितने में वृद्धि हो रही है, 1 की हो रही है। कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। तो वो क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रकार है वो है अपचयन अभिक्रिया। क्या है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया अपन ने जस्ट उसकी उल्टी है, मतलब उपचयन अभिक्रिया की जस्ट उल्टी क्या हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। जैसे अपन ने पहला पढ़ा था उसमें कि उसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, संयोजन हो रहा था। क्या हो रहा था, संयोजन, तब हो रही थी उपचयन। यहाँ क्या, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, वहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था और यहाँ किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का संयोजन हो रहा है, मतलब जस्ट उल्टा है। तो इसमें ऑक्सीकरण का क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन होता है। क्या होता है, निष्कासन। जैसे 2HO3, ठीक है, गर्म किया तो SO2 अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गई, मतलब निष्कासन, निकल रही है। क्या हो रही है, निकल रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपने दूसरा प्रकार में देखें, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, संयोजन। वहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा था, यहाँ क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। जैसे हाइड्रोजन और सल्फर मिले तो क्या बन गया, H2S। H2 और Cl2 मिल गए तो 2HCl। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संयोजन हो गया। अब आगे है तीसरा प्रकार जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। जिस अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण होता है। जैसे Cl2, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ग्रहण किए गए। ग्रहण करते हैं तो माइनस लगता है, ऊपर क्या लगता है, ऋणावेश लगता है। ये देखो 2Cl-। ये ऑक्सीजन का अणु था, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, ग्रहण किए, तो क्या हो गया, O-2। तो ये क्या हो गई, अपचयन अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई, अपचयन है। चौथा प्रकार है ऑक्सीकरण अंक में कमी। उपचयन में अपने पढ़ा था ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। जैसे 2MgO2, तो इसमें 2 अंकों क्या हो गई, कमी हो रही है। तो इसलिए यह 2 थे तो यह -2। 2Na, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिल रहे तो क्या हो रही, 1 अंक की कमी हो रही। कितने की हो रही, 1 की, तो ये -1। तो ये हो गई ऑक्सीकरण अंक में कमी।
तो ये चारों प्रकार हो गए। तो ये क्या होगी? अपचयन, और पहले जो थे वो उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। अब है रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किससे कहते हैं? कि रेडॉक्स अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया को उपचयन व अपचयन अभिक्रिया अर्थात उपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया जब एक साथ होती है अर्थात उपोपचय अभिक्रिया भी कहते हैं, या उसे क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का क्या होगा? अपचयन होगा। अर्थात जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ हो तो अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। जैसे ये CH4 और 2 ऑक्सीजन के अणु मिले, मतलब अभिकारक के रूप में ये है, तो उत्पाद के रूप में अपने क्या प्राप्त हुआ? तो ये देखो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। क्या हो गया? अपचयन हो गया। ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के अणु क्या हो गए? टूट के, एक CO2 में और एक H2O में, दोनों अलग अलग हो गए, वियोजन हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। ये देखो यहाँ क्या था? CH4 था, इसके साथ में क्या हो गया? ऑक्सीजन के 2 अणु जुड़ गए, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अर्थात उपचयन भी हो रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे ये दूसरा उदाहरण देखें अपन, जिंक और फेरस सल्फेट दोनों आपस में अभिकारक के रूप में मिले, तो देखो जिंक के साथ में सल्फेट मिल गया। क्या मिल गया? सल्फेट। तो ऑक्सीजन के अणु मिल गया, इसका मतलब ये कैसे हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। क्या हो गई? ऑक्सीकरण। फेरस सल्फेट के अंदर ऑक्सीजन का अणु था जो यहाँ जाकर है नहीं, इसका मतलब क्या? ऑक्सीजन का निष्कासन हुआ है, तो ये क्या हो गई? अपचयन अभिक्रिया। दोनों एक साथ हो गई एक अभिक्रिया में, तब इसको अभिक्रिया क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। एक नोट है कि जब मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ये उदाहरण दे रखा है, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक दूसरे का स्थान लेते हैं। तो जैसे बेरियम सल्फेट हो गया और NaCl हो गया, क्योंकि अधिक सक्रिय पदार्थ कम सक्रिय पदार्थ को उस जगह से हटाकर क्या करता था? अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ क्या होता है? बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या नहीं बदलती है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। अर्थात द्विविस्थापन अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है। अब है ऊष्मा के आधार पर अभिक्रिया को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2। एक का नाम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरी का नाम है ऊष्माशोषी। क्षेपी का अर्थ होता है ऊष्मा का उत्सर्जन करना। क्या करना? ऊष्मा का उत्सर्जन करना। मतलब जब अभिकारक आपस में मिलेंगे तो उत्पाद के रूप में जो प्राप्त होगा उसके साथ साथ ऊष्मा भी प्राप्त होती है। परंतु ऊष्माशोषी जस्ट उल्टी है इसकी। इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए ही ऊष्मा की आवश्यकता जरूरी होती है, बिना ऊष्मा के ये अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। तो सर्वप्रथम पहले पढ़ेंगे अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसकी परिभाषा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ठीक है। उत्पाद के साथ साथ क्या होता है? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, अर्थात अभिक्रिया संपन्न होने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? ठीक है। उदाहरण के रूप में अपन देखें कि किसी पदार्थ जैसे कोयले का दहन करने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है। जैसे कार्बन C और ऑक्सीजन आपस में मिले, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि कार्बन का दहन होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊष्मा साथ में उत्पन्न होगी। जैसे ये CaO के साथ में यदि जल मिलाया जाता है, अर्थात बिना बुझा चूने के अंदर यदि जल मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, साथ में क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। वैसे ही दूसरा प्रकार था वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ये परिभाषा की ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों द्वारा ऊष्मा का क्या हो जाता है? अवशोषण करने पर उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब अथवा ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण करने पर ही संपन्न होती है, मतलब ऊष्मा की आवश्यकता जरूरी है, बिना ऊष्मा के ये अभिक्रिया असंभव है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, ये क्या है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? CaO, बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इस अभिकारक को अभिक्रिया करवाने के लिए तापमान की जरूरी था। ठीक है। वैसे ही देखो सिल्वर क्लोराइड, इसको प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो 2Ag और Cl2 के रूप में उत्पाद प्राप्त होगा। तो इसके लिए प्रकाश का व्यवस्था करनी जरूरी है, क्योंकि इस अभिक्रिया को कराने के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ये हो गई ऊष्माशोषी।
अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर अपन अंतर देखते हैं। जैसे उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ये किस में होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या है कि ऊष्मा के द्वारा अभिक्रिया संपन्न होती है, बिना ऊष्मा के अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, ये अपन ने पढ़ लिया है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की अभिकारकों की क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है, मतलब अभिकारक आप उसमें क्रिया करते हैं तो उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्माशोषी में अभिकारकों को क्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, मतलब यहाँ तो उत्पन्न हो रही है अभिकारकों से और यहाँ अभिकारकों को ऊष्मा देनी पड़ती है, उल्टा काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ दोगे तो अभिक्रिया होगी और यहाँ तो अभिकारक अपने उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा अंतर है। ठीक है, अब लास्ट में है अपने रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जब एक साथ होती है तो क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया के हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला प्रभाव है संक्षारण। संक्षारण का अर्थ क्या होता है कि जब कोई धातु वायु, नमी अथवा अम्ल के संपर्क में लगातार रहती है, किस किसके के वायु है, नमी है या अम्ल के संपर्क में लगातार रहती है तो धातु क्या होने लगती है? खराब होने लगती है, अर्थात धातु का क्षरण अर्थात नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर लें, जैसे लोहे पर जंग लगना, ये क्या है? संक्षारण है। पानी के लगातार संपर्क में होने पर चांदी का काला होना, कैसा होना? काला होना, ये भी क्या है? संक्षारण है। जैसे तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ रखने पर तांबे के बर्तन में हरे रंग की परत जमना, ये भी क्या है? संक्षारण है। ठीक है, इससे बचाव हेतु अपने को क्या करना चाहिए? जैसे लोहे की वस्तुओं पर तेल, ग्रीस या पेंट का लेपन करना चाहिए, जिससे क्या होगा? संक्षारण नहीं होगा। ठीक है, अर्थात जंग नहीं लगेगा। जैसे गैल्वेनीकरण, अच्छा गैल्वेनीकरण क्या होता है? इस पर क्या चला दी जाती है? जस्ते या जिंक की परत चढ़ा दी जाती है किसी धातु के ऊपर, तो गैल्वेलाइजेशन हो जाएगा। एनोडीकरण करना, विद्युत संपर्क में रखना, जिससे संक्षारण की मात्रा में क्या आती है? कमी आती है। वैसे ही ये जो धातुओं में होता है संक्षारण, वैसे ही एक दैनिक जीवन में प्रभाव पड़ता है, वो होता है खाद्य पदार्थों पर पड़ता है, उसे बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। इसकी परिभाषा है कि जब वसा अर्थात घी अथवा तेल युक्त खाद्य पदार्थ वायु या नमी के संपर्क में आता है तो इसके स्वाद में गंध में क्या हो जाती है? विकृत अर्थात खराब हो जाते हैं। गंध और स्वाद में क्या होता है? टेस्ट नहीं रहता है। इसलिए इस पूरी घटना को क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो बिस्किट, चिप्स, कुरकुरे इत्यादि में सीलन उत्पन्न हो जाती है। जैसे वर्षा के ऋतु में जैसे जब कोई खाद्य सामग्री रखते हैं तो तुरंत अपने क्या हो जाती है? सीलन उत्पन्न हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता, क्योंकि बरसात की ऋतु में नमी की मात्रा अधिक होती है। वैसे ही अचार पर कवक जमना, ये भी क्या है? विकृत गंधिता है। इस विकृत गंधिता को रोकने के लिए कि खाद्य सामग्री को खराब होने से बचाने के लिए, जैसे ये संक्षारण नहीं है, ये क्या है? विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता है। ठीक है, को रोकने के लिए पैकिंग युक्त खाद्य सामग्री की पैकिंग में अक्रिय नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन कैसी है? अक्रियाशील गैस है, भरी जाती है, जिससे क्या होती है? खाद्य सामग्री के अंदर ये जो होते हैं कवक वगैरह, ठीक है, जो मतलब जो नष्ट होने वाले होते हैं, जो कवक वगैरह है, तो उसमें क्या होते हैं? अक्रियाशील गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन, जिससे वो अक्रियाशील मतलब आपस में क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं? भोजन सामग्री सुरक्षित रहती है। ठीक है, तो बच्चों अपना पहला पाठ हुआ संपूर्ण तीसरी, और अब मिलते हैं जय श्री अगले पाठ अध्याय 2 को पढ़ने में। जय हिंद, जय भारत।